Question number 18. A turn of radius 20 meter is banked for the vehicle going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक टर्न की बैंकिंग की गई है किस स्पीड के लिए? 36 किलोमीटर पर आवर के लिए। तो यहां से आप एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। जब हम लोग बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग एंगल थीटा निकालते हैं, तो ये जो होता है दिस इज एवरेज स्पीड, और हम लोग ये अज्यूम करके निकालते हैं म्यू जीरो। करेक्ट। इस तरीके से बैंकिंग एंगल हम लोग फाइंड करते हैं फॉर अ गिवन स्पीड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में v कितना दिया है? v दिया है 36, या फिर पहले आप यहां से ये निकाल लो कि tan थीटा कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर जी। करेक्ट। v कितना दिया है क्वेश्चन में? 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? आर की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर्स। तो इस चीज को याद रखना बच्चों कि जब हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग निकालते हैं तो वहां पे म्यू जीरो मान के हम लोग डिजाइन करते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो v स्क्वायर विल बी कितना? 10 का स्क्वायर अपॉन 20, और g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेंगे। क्वेश्चन में नहीं दिया है। देखो एक्चुअली अपने को लेना चाहिए कितना, 9.8, लेकिन ठीक है यहाँ पे इजीली कैंसिल आउट हो रहा है। करेक्ट। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है? अब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड होता है, या पहले हम लोग मिनिमम स्पीड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.4। ओके, करेक्ट। तो यहां से मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि दिस इज आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो ना, ये जो न्यूमरेटर है इसको कॉस थीटा से डिवाइड करो, और डिनोमिनेटर है इसको भी कॉस थीटा से डिवाइड करो। करेक्ट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये क्या आ जाएगा? ये देखो, तो यहाँ पे यदि मैं इस ऊपर वाले टर्म को कॉस थीटा से डिवाइड करूं तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? tan थीटा। ओके, दिस टर्म इज tan थीटा। इस टर्म को cos थीटा से डिवाइड करूं तो दिस विल बी म्यू। ओके, सिमिलरली cos थीटा को क्या करना है? डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करना है। तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा बाई cos थीटा विल बी 1, और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी tan थीटा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने को tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पता है, दिस इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो यहां से हम लोग आगे का फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। तो r की वैल्यू कितनी है? 20, g की वैल्यू कितनी है? 10। ओके, tan थीटा कितना है? 0.5, म्यू कितना है? 0.4 के इक्वल अपॉन 1 प्लस
म्यू इज 0.4, tan theta is 0.5. Okay, so this is 200 into 0.1 upon 5 4 जा 20, तो this will be 0.2, तो upon 1.2. करेक्ट। तो चलो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो दिस इज 16.66 रूट में आ रहा है, और इसके पावर में 0.5 कर दूं तो दिस इज 4.08 मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? दिस विल बी 4.08 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, so this is 14.6969. ओके, अप्रोक्सीमेटली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14.7 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी में ये जो माइनस है ये प्लस हो जाता है, और ये जो नीचे प्लस था ये हो जाता है माइनस। करेक्ट, तो बस यही चेंज करना है, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.9, ओके, अपॉन 1 माइनस 0.2, दिस विल बी 0.8 के इक्वल। करेक्ट, सो 200 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाई 0.8, इसका रूट ले लेते हैं, तो दिस इज 15, एग्जैक्टली ये 15 आ रहा है। दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज 18 3 जा 54, सो दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये आ गया मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। तो v की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? 14.7 से लेके, याद रखिएगा कि जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। A motorcycle has to move with a constant speed of an overbridge which is in form of a circular arc of radius r and has a total length of l. तो देखो, एक मोटरसाइकिल है एंड इट हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज पे इसे कांस्टेंट स्पीड पे मूव करना है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। ओके, रेडियस क्या दिया है? आर दिया है, और टोटल लेंथ कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? एल के इक्वल। ओके, सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। मोटरसाइकिल हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो ये तो आंसर अपने को याद ही होता है, ये √RG आता है। चलो एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग। पहले फर्स्ट केस,
देखो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, करेक्ट। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो दिस इज इक्वल टू आर, लेकिन जो रोड है उसका लेंथ सिर्फ और सिर्फ एल के इक्वल है। तो यदि अप्रोक्सीमेशन करके मैं आपको समझाऊं तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ ये ऐसा होगा। ओके, तो जो ओवरब्रिज होगा ना वो सिर्फ ओवरब्रिज इतना ही होगा, और ये पूरा का पूरा जो लेंथ आप देख रहे हो दैट इज इक्वल टू एल। दिस एंगल इज, लेट अस से कि दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को भी अज्यूम कर लो थीटा के इक्वल, करेक्ट। तो मैं बाकी का दूसरे डायग्राम में मार्क करके दिखाता हूं, देखो। तो जो ओवर ब्रिज है वो ऐसा कुछ है। ओके, ये है ओवर ब्रिज। इसका लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ आप देख रहे हो दिस लेंथ इज इक्वल टू एल के इक्वल, करेक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि लेंथ विल बी इक्वल टू, क्या ये आर्क लेंथ के इक्वल हो गया, दिस इज द आर्क लेंथ। ओके, तो एल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एल विल बी इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, कितना है ये टोटल एंगल 2 थीटा, करेक्ट। इसी चीज को हम लोग यहां भी समझ सकते थे। ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द आर्क लेंथ, ये पूरा का पूरा, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया दिस इज द आर्क लेंथ, यही क्या है, यही अपना ओवर ब्रिज है, करेक्ट। इस ओवर ब्रिज का टोटल लेंथ कितना है, एल के इक्वल। तो ये है लेंथ एल, और ये जो आप देख रहे हो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो एल को क्या लिख सकते हैं, आर इंटू 2 थीटा। समझ में आ गया, ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है। ये एंगल जो थीटा है ये मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, दोनों एंगल थीटा होंगे, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको ज्योमेट्री समझा दी। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर तो अपने को याद रहना ही चाहिए, क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली। तो सपोज दिस इज अ कार एट दिस पोजीशन, एक कार है इस पोजीशन पे, करेक्ट। मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी है v, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, यस, क्योंकि जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ओ इज द सेंटर, तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। अब आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दो, दो डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक में एक्सेलरेशन मार्क कर दो, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे हम लोग फोर्सेस दिखाते हैं, फोर्सेस क्या होगा, ये हो गया mg, और ऊपर क्या लगेगा, कार के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स n लगेगा। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा और क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने जा रहे हैं हम लोग। सो व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, mg माइनस एन। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, mg माइनस एन। दिस इज इक्वल टू m ac, ac कितना है बच्चों, mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल, करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, ओके। मैक्सिमम वेलोसिटी तो तभी मिलेगी जब लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम होगा, ऐसे लॉजिक सोचो। मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, जब लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम होगा, और लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम कब होगा, जब ये नॉर्मल मिनिमम होगा।
और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल क्या हो सकती है, 0 के इक्वल। करेक्ट, समझ में आ रहा है? सो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, व्हेन नॉर्मल इज मिनिमम, और मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, नॉर्मल इज इक्वल टू 0। ओके, पूरा लिख दूं मैं, व्हेन नॉर्मल इज मिनिमम। अब आप पूरा लिख लेना कि मिनिमम की नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, दैट कैन बी इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा इक्वेशन, एम जी इज इक्वल टू, एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहां से v कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो बहुत ही ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्ट्रिंग से बांध के जब स्टोन को घुमाते हो तो ये क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी। और यही जब कार एक ओवर ब्रिज पे चलती है तो ये क्या बन जाता है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। करेक्ट। स्ट्रिंग के केस में ये मिनिमम होता है, जब किसी स्फीयर पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है या फिर ओवर ब्रिज पे एक कार मूव कर रहा है तो ये मैक्सिमम हो जाता है। करेक्ट। तो ये हो गया पहला पार्ट जो कि बहुत ही सिंपल था। बी पार्ट, if the motorcycle goes at a speed 1 by root 2 times the maximum found in part A। तो जो मैक्सिमम स्पीड हमने निकाला, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कार की जब अब जो स्पीड है वो 1 बाई रूट 2 टाइम्स है, जो भी कैलकुलेट किया पिछले पार्ट में उसका 1 बाई रूट 2 टाइम्स स्पीड से ये चल रहा है। ओके, सो वेयर विल इट लूज कॉन्टैक्ट विद द रोड। तो अपने से पूछा जा रहा है कि ये रोड के साथ कितने डिस्टेंस पे या किस पोजीशन पे ये कांटेक्ट लूज करेगा। अब ये कांटेक्ट लूज करने का मतलब क्या होता है, लूज कांटेक्ट मतलब नॉर्मल इज 0। ओके, तो देखो बी पार्ट में क्या बोल रहा है, सबसे पहले कि जो वेलोसिटी है दिस इज 1 बाई रूट 2 टाइम्स जो पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था। ओके, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ आर जी बाई 2। करेक्ट। अब क्वेश्चन में एक टर्म लिखा हुआ है कि इट लूज कॉन्टैक्ट। ओके, यही लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड। किस पोजीशन पे, मतलब इसको एंगल थीटा के टर्म्स में हम बताएंगे। ओके, सो लूज कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, लूज कॉन्टैक्ट इंप्लाइज नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये एंगल थीटा पे इसका कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है, किसी भी जनरल एंगल थीटा पे। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इरेज कर देते हैं। अब जो मैं थीटा ड्रॉ करने जा रहा हूं वो कोई और थीटा होगा। ओके, तो लेट अस से कि ये कहीं यहाँ पे, याद रखना ये थीटा कुछ अलग है, इसको आप चाहो तो कुछ अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कार यहाँ पे है। ओके, कार की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू वी। करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कार का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ऐसा, तो ए सी विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसी को रेफरेंस मान के। देखो
तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया एक्सेलरेशन पहले डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में हम लोग मार्क करेंगे फोर्सेस को। करेक्ट। तो देखो होगा क्या, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे लगेगा mg, यहां पे क्या लगेगा, नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड। यही दो फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। एक लगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, mg, और एक क्या लगा, नॉर्मल। ये एंगल अल्फा है। इफ दिस एंगल इज अल्फा तो बाय ज्योमेट्री वी कैन से कि दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू अल्फा। ओके। अब यहां से हम लोग mg के दो कंपोनेंट्स लेंगे। ओके। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा। जिस तरफ एंगल है उस तरफ आएगा कॉस कंपोनेंट और दूसरी तरफ आएगा साइन कंपोनेंट। ओके। अब यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मुझे पता है कि रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्चुअली इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अलोंग रेडियल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके, क्योंकि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। सो इस डायरेक्शन को मैं अज्यूम करूंगा पॉजिटिव, और F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूंगा। तो फॉर रेडियल डायरेक्शन ओके, तो फॉर रेडियल डायरेक्शन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। करेक्ट। नॉर्मल क्या है, क्या नॉर्मल जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, अभी डिस्कस किया था, क्योंकि कांटेक्ट लूज कर रहे हैं। मैं अलग से लिख दूं कि नॉर्मल इज इक्वल टू जीरो। ओके, बिकॉज इट इज लूजिंग कांटेक्ट। करेक्ट। तो mg cos थीटा यहाँ पे लिख देते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम से एम कैंसिल हो गया, जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट किया था, v इज अंडर रूट आर जी बाई टू, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी बाई टू। सो दिस इज आर जी बाई टू अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हुआ, जी से जी कैंसिल हुआ। सो व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इज हाफ। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री या फिर पाई बाई थ्री। इसका मतलब पाई बाई थ्री एंगल पे, जब ये पाई बाई थ्री एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, तो ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस। यहाँ पे यदि ये, एक मिनट, मैंने अल्फा लिया था ना, ये सब कुछ अल्फा में कर लो, एंगल अल्फा था, दिस इज अल्फा। ओके। तो क्या मैं ये लेंथ अब निकाल सकता हूँ यहाँ से, ये लेंथ कितना होगा, अगर जो मुझे एंगल पता चल गया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एल, तो एल विल बी कितना, आर इंटू एंगल अल्फा। अल्फा याद रखिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, ये एंगल है। ओके। तो आर इंटू पाई बाई थ्री। करेक्ट। तो ये इतने डिस्टेंस पे आके क्या करेगा, इतना डिस्टेंस चलने के बाद दिस विल लूज
कॉन्टैक्ट विद द ब्रिज, करेक्ट। ये सब कुछ हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया पार्ट बी का आंसर। नेक्स्ट पार्ट सी, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। तो देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर जो स्पीड अंडर रूट आर जी होगा तो ये यहीं पे कांटेक्ट लूज कर जाएगा, मतलब आर जी तो मैक्सिमम लिमिट है। अगर जो अंडर रूट ऑफ आर जी स्पीड हुई तो ये कहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा, यहाँ पे, करेक्ट। अगर जो आर जी बाई रूट टू हुआ या फिर अंडर रूट ऑफ आर जी बाई टू, तो ये कहाँ पे कांटेक्ट लूज करेगा, यहाँ पे। एंड दिस एंगल इज हाउ मच, पाई बाई थ्री, करेक्ट। या फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो भी हम बता सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम के अंदर क्या पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ये कितना चल सकता है। ओके, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर, मतलब ये कहीं भी कॉन्टैक्ट लूज ही ना करे। तो देखो कॉन्टैक्ट लूज करने के चांसेस कब कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, एंड पॉइंट पे, करेक्ट। आप इस प्रकार से सोचो, कार यहाँ पे है, करेक्ट। यहाँ पे कांटेक्ट लूज होने के चांसेस कम है, यहाँ पे तो हाई स्पीड से चल सकता है। आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, अंडर रूट आर जी। लेकिन वही जब मैंने एंगल ये 30 डिग्री ड्रॉ किया, सॉरी 60 डिग्री, ओके, तो 60 डिग्री पे इसको कांटेक्ट लूज करने के लिए स्पीड कितनी चाहिए, आर जी बाई टू का रूट, मतलब इसे कम स्पीड पे चलना पड़ेगा, करेक्ट। इसका मतलब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा कांटेक्ट लूज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा चांस कहाँ पे होगा कांटेक्ट लूज करने का, इस पॉइंट पे। अगर जो इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसे बचा लिया तो ये बच जाएगा। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, देखो एक मिनट मैं ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ, देखो। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सेफ्टी है, करेक्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे चांस है कांटेक्ट लूज करने का। समझ में आ गया लॉजिक, ओके। आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में भी डिराइव कर सकते हो, करेक्ट। जैसे लेटस से, थोड़ी देर के लिए लेटस से दिस एंगल इज थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है, दिस एंगल इज थीटा। तो अभी सारा ये कैलकुलेशन हमने किया। क्या क्या कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, कैलकुलेशन किया कि अगर जो एंगल थीटा या फिर कोई भी जनरल एंगल अल्फा पे हम डील करें, ओके, अगर जो एंगल अल्फा पे डील करें तो इक्वेशन क्या आया था, क्या यहाँ से हम लोग नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, सब कुछ यही कॉपी हो जाएगा, ओके। तो मैं डायरेक्टली अल्फा एंगल पे क्या वेलोसिटी हमने डिराइव किया था वो कैलकुलेट करते हैं, देखो। एक तो कॉमन सेंस से तरीका है, कॉमन सेंस से आप बता दो कि सबसे ज्यादा जितना नीचे जाएगा इसके चांसेस कांटेक्ट लूज होने के बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा क्या तरीका है, यहां से इस एक्सप्रेशन से नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। यदि मैं v को कांस्टेंट अज्यूम करूं तो जैसे जैसे ये आगे जाएगा अल्फा बढ़ेगा, ओके। जैसे जैसे ये आगे जाएगा अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, और ये वैल्यू कम होगा तो नॉर्मल डिक्रीज होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो एज कार मूव्स अल्फा इंक्रीजेस, अल्फा बढ़ेगा। अब देखो जैसे जैसे एंगल अल्फा बढ़ेगा, ओके, अल्फा एक एंगल है, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो जैसे जैसे ये अल्फा बढ़ेगा कॉस अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉस अल्फा डिक्रीजेस, करेक्ट। और कॉस अल्फा डिक्रीज होगा मतलब ये वाला टर्म डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी।
दिस इंप्लाइज n डिक्रीजेस। समझ में आ गया लॉजिक? और n कम होता चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा नॉर्मल कम होगा, और नॉर्मल कम होगा तो ये कॉन्टैक्ट लूज होने के चांसेस इसके अब बढ़ते चले जाएंगे। करेक्ट? समझ में आ गया? तो अपने को क्या करना है, हम लोग को इसको बचाना है कहाँ पे, यहाँ पे बचाना है। यहाँ तक आने के बाद यदि ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं किया तो यहाँ कहीं भी ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फॉर इफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0 एट द एंड ऑफ ब्रिज, ओके, अगर जो यहाँ पे नॉर्मल 0 होगा यहाँ पे, तो बाकी इस जगह पे नॉर्मल 0 नहीं होगा। ओके, अगर जो एंड ऑफ ब्रिज पे नॉर्मल 0 हुआ तो बाकी जगह पे नॉर्मल 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। करेक्ट? इफ एन इज 0 एट द एंड ऑफ ब्रिज, दिस इंप्लाइज n will have some positive value या फिर n will be non-zero for remaining part of bridge। ओके, तो देखो एक बार मैं सब कुछ कंक्लूड करके बताता हूँ। एक तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, एक कार जा रही है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कॉन्टैक्ट लूज करने का, यहाँ पे। ओके, अब देखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, ये इक्वेशन निकाला था, और इस इक्वेशन से तो देखो यहां से हमने क्या किया था, नॉर्मल का एक्सप्रेशन निकाल लिया। जब ये एक्सप्रेशन निकाला और फिर हमने एनालिसिस की कि जैसे जैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी कॉस अल्फा डिक्रीज होगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म दिस विल डिक्रीज, और ये डिक्रीज होगा तो नॉर्मल डिक्रीज होगा। मतलब अल्फा जितना ज्यादा नॉर्मल उतना कम, मतलब कॉन्टैक्ट लूज होने के चांसेस उतने ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा अल्फा होगा वहीं पे कॉन्टैक्ट लूज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हो गया मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब अगर जो यहाँ पे नॉर्मल 0 है, कहीं भी मान लो अगर जो यहाँ पे नॉर्मल 0 है, तो एक्चुअली डिक्रीज होते होते नॉर्मल 0 हुआ होगा। करेक्ट? मतलब यहाँ कहीं कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा। सिमिलरली यदि नॉर्मल यहाँ 0 है तो बाकी ये सारे पोजीशन सेफ है। करेक्ट? तो मोर देन सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको। बस आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट लूज होने से बचाना है, बाकी जगह ये अपने आप बच जाएगा। ओके, तो यदि आपने इसका कांटेक्ट लूज होने से बचा लिया कहाँ पे, एंड पॉइंट पे, तो बाकी जगह ये अपने आप बच जाएगा। समझ में आ गया? सॉरी। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली थीटा के लिए सॉल्व कर लेंगे। दिस एंगल इज थीटा। करेक्ट? ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ पे भी हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये कांटेक्ट जस्ट लूज कर रहा है या फिर जस्ट लूज नहीं कर रहा है, दोनों एक ही बात है। करेक्ट? तो यहां से क्या एक्सप्रेशन आएगा, सब कुछ वही, सारे फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या आ जाएगा, ये बस यहाँ पे दिस विल बी कॉस थीटा। अब क्वेश्चन एक बार दोबारा देखोगे ना तो ये समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ पे v की मुझे मैक्सिमम स्पीड बतानी है इस क्वेश्चन में। ओके, और v मैक्सिमम कब होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n प्लस mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg cos थीटा।
थीटा फिक्स्ड हो गया क्योंकि आप एकदम एंड पे एनालिसिस कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द ब्रिज, करेक्ट। थीटा अगर जो आप चाहो तो निकाल सकते हो, अभी कैलकुलेट किया था ना हम लोगों ने, r इंटू टू थीटा इज इक्वल टू l। सो व्हाट इज थीटा? l अपॉन 2r, करेक्ट। तो यहाँ पे v मैक्सिमम चाहिए तो नॉर्मल को मिनिमम रखेंगे, दैट इज नॉर्मल इज 0। सो फॉर मैक्सिमम v नॉर्मल इज मिनिमम, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, नॉर्मल 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो एम वी स्क्वायर बाई आर m से m कैंसल हो गया। सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू आर जी सो दिस इज आर जी। थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या थी? l अपॉन 2r। तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस फॉर्मूले से बेसिकली आप निकाल सकते हो कि अलग अलग वेलोसिटी के लिए ये कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट लूज कर सकता है। जैसे वेलोसिटी को क्या रख दो, अंडर रूट ऑफ आर जी रख दो, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल 0 थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए ही हो जाएगा, ओके। फिर हमने v की वैल्यू बी पार्ट में क्या ली थी, अंडर रूट ऑफ आर जी बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन में ये v की वैल्यू रख दो, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज पाई बाई 3 या फिर 60 डिग्री पे, करेक्ट। तो अलग अलग वेलोसिटी के लिए ये अलग अलग जगह पे कांटेक्ट लूज करेगा, करेक्ट। अगर जो आप चाहते हो कि ये कहीं भी कांटेक्ट लूज नहीं करे, तो आपको बस यहाँ पे लिमिटिंग केस के लिए डिस्कशन करना है। यहाँ पे ये जो डिस्कशन होगा दिस विल बी फॉर लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस मतलब बस यहाँ पे नॉर्मल 0 होने से बच गया, मतलब नॉर्मल बोल सकते हो कि बस ऑलमोस्ट 0 है, ओके।